व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइस, हमने डे 8 पे रिवाइज किया था कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। आज की क्लास में हम लोग रिवीजन करने वाले हैं डिमांड का। डिमांड अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत अच्छे से आपको आना चाहिए। तो हर छोटे से छोटा टॉपिक इस क्लास के अंदर कवर होगा। आप सब बहुत ध्यान से इस पर्टिकुलर चैप्टर को पढ़ोगे और बहुत अच्छे तरीके से अपना रिवीजन करोगे। पूरा का पूरा लर्निंग साथ साथ करके चलो, लिख के चला करो और माइक्रो इकोनॉमिक्स को एंडिंग की तरफ लेके चलो, खत्म करो। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। जाके अटेंडेंस लगाओ कमेंट सेक्शन में। दिस इज डे 9। चलिए लेट्स बिगिन। चलो यार शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है डिमांड। ठीक है, अब देखो डिमांड हर चीज़ की हो सकती है। डिमांड किसी गुड की हो सकती है, डिमांड किसी सर्विस की हो सकती है, डिमांड किसी भी चीज़ की हो सकती है। सर डिमांड है क्या? देखो, जब कोई भी इंडिविजुअल कोई चीज़ खरीदना चाहता है, खरीदी नहीं है, खरीदना चाहता है, उसको उसकी ज़रूरत लग रही है। देखो बहुत सारी चीज़ें होती है जो नीड है, यानी हमें ज़रूरत है तब डिमांड करते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो नीड नहीं है, बस इच्छा है जी, लेना है। आपके पास एक एक्टिवा है बट हमें तो सुपर बाइक लेनी है जी, इसलिए नहीं लेनी कि हमें इधर से उधर जाना है, इसलिए लेनी है क्योंकि हमें अच्छी लगती है। वो भी डिमांड में आता है। डिमांड इसी तरीके से आगे चलती है धीरे धीरे। बहुत सारी चीज़ें आप नीड की वजह से लेते हो, बहुत सारी चीज़ें आप विश की वजह से लेते हो कि बस आपकी इच्छा है ना। अब डिमांड के लिए क्या चाहिए? डिमांड के लिए दो चीज़ें चाहिए। एक कंज्यूमर जो एबल हो कोई चीज़ खरीदने के लिए, दूसरा उसकी विलिंगनेस भी हो, यानी दूसरा उसकी इच्छा भी हो। तो सिर्फ इच्छा होने से डिमांड नहीं हो सकती, आप एबल भी होने चाहिए कि आप उस चीज़ को खरीद सको। सिर्फ एबल होने से डिमांड नहीं हो सकती, आपकी इच्छा भी होनी चाहिए वो चीज़ लेने की। तो डिमांड हमेशा दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, एबिलिटी, विलिंगनेस। आप विलिंग भी हो, आप एबल भी हो। बहुत सारे लोग विलिंग है तो एबल नहीं है, खरीद नहीं सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते। बहुत सारे एबल हैं, पैसा है, लेकिन विलिंग नहीं है, वो नहीं चाहते, उनके पास समय नहीं है। तो डिमांड दोनों चीज़ों से होगी, एबिलिटी एज वेल एज विलिंगनेस। तो क्या लिखा है? डिमांड इज द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी विच अ कंज्यूमर इज विलिंग एज वेल एज एबल टू बाय एट ईच पॉसिबल प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। एक प्राइस पे ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। डिमांड दो प्रकार की होगी भाइयों बहनों। सर कौन कौन से दो प्रकार? देखो, एक होता है इंडिविजुअल। इंडिविजुअल का मतलब क्या है? बोलो 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 बोलो। इंडिविजुअल नाम में ही है। इंडिविजुअल का मतलब एक कंज्यूमर की डिमांड। देखो भाई, हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, पूरी इकोनॉमी पढ़ेंगे तो इकोनॉमी में एक इंसान तो नहीं होगा, बहुत सारे लोग भी होंगे। तो अगर बात हो रही है अ सिंगल कंज्यूमर, डेफिनेशन वही है, अ सिंगल कंज्यूमर। अगर एक कंज्यूमर की बात हो रही है बच्चे, तो इंडिविजुअल डिमांड। अगर मैं ऑल द कंज्यूमर्स कर दूं, यानी 2, 4, 10, 20, 100 कंज्यूमर, इकोनॉमी में मल्टीपल कंज्यूमर्स, तो क्या बन जाएगी? मार्केट डिमांड। इट इज द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी विच ऑल द कंज्यूमर्स, बाकी सेम है, विलिंग एंड एबल टू बाय। एक कंज्यूमर की कभी भी बात करूंगा, इंडिविजुअल डिमांड। मल्टीपल कंज्यूमर्स की कभी भी बात करूंगा तो मार्केट डिमांड। ठीक हो गया? तो डिमांड दो तरीके की, इंडिविजुअल एज वेल एज मार्केट। चलो जी, डेफिनेशन तो सर हमें समझ में आती है, बढ़िया। नेक्स्ट आता है बच्चों हमारे पास ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारी डिमांड को इम्पैक्ट करते हैं। यानी आप कोई चीज़ खरीदना चाहते हो या नहीं खरीदना चाहते हो, आप डिमांड करोगे या नहीं करोगे, वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है। सबसे पहला फैक्टर होता है प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी। किसी भी चीज़ की कीमत क्या है, गांधी जी कितने जाएंगे हमारी जेब से उस चीज़ के लिए, उसी पे तो डिपेंड करता है ना। देखो, आप कुछ भी लेना चाहते हो, आप सबसे पहले उसका पैसा चेक करते हो, भैया कितने का पड़ेगा। ऐसा होता है या नहीं होता है? तो आपको अगर कुछ बाय करना है, यू ऑलवेज लुक आउट फॉर प्राइस सबसे पहले। तो डिमांड सबसे पहले किस चीज़ पे डिपेंड करती है? प्राइस पे डिपेंड करती है। अब वो कमोडिटी का प्राइस अगर ज़्यादा होगा तो आप कम लोगे, प्राइस कम होगा तो आप ज़्यादा लोगे। सीधी सीधी बात है या नहीं है? तो प्राइस का और डिमांड का कैसा रिलेशनशिप है? इनवर्स रिलेशनशिप। दिमाग में सेट रखना, प्राइस और डिमांड की एक दूसरे के साथ नहीं बनती। प्राइस ज़्यादा होगा ना, जहाँ प्राइस ज़्यादा होगा वहाँ डिमांड कम होगा, और जहाँ प्राइस कम होगा वहाँ डिमांड ज़्यादा होगा। दोनों की बनती ही नहीं है, इनवर्स रिलेशनशिप। तो याद रखेंगे, प्राइस और डिमांड का कैसा रिलेशनशिप? इनवर्स। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड इज द प्राइस. Generally, there exists an inverse relationship between price and quantity demanded. It implies as price increases, quantity demanded
फॉल्स। परफेक्ट है। नेक्स्ट आता है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। ये सावधान इंडिया पॉइंट है, इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करना और ये पेपर में ज़रूर आएगा। ये मुझे आपको समझाना पड़ेगा, अच्छे से समझाता हूँ। प्राइस ऑफ किस चीज़ की बात कर रहा है ये? प्राइस ऑफ, ध्यान रखना, रिलेटेड गुड्स। अब देखो फॉर एग्जाम्पल मैं ये बोल रहा हूँ कि रिलेटेड गुड्स आपके पास दो प्रकार के हैं, ठीक है। सपोज मैं ले लेता हूँ पेट्रोल, जो मेरा गुड है ना वो पेट्रोल है, ओके। हम किस चीज़ की डिमांड कर रहे हैं? पेट्रोल की। तो पेट्रोल की डिमांड उसके रिलेटेड गुड्स की प्राइस पे भी डिपेंड करेगी। सर रिलेटेड गुड है क्या? दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स और एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड। एक है सब्स्टिट्यूट और एक है कॉम्प्लीमेंट्री। सर दोनों में फ़र्क क्या है? सब्स्टिट्यूट वो है जो इसकी जगह पे यूज़ हो जाए, जैसे सीएनजी। पेट्रोल नहीं है तो सीएनजी यूज़ कर लूँगा, नहीं तो डीजल यूज़ कर लूँगा। तो सब्स्टिट्यूट होता क्या है? विच कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ ईच अदर, जो एक दूसरे की जगह पे यूज हो सकते हैं। तो क्या पेट्रोल की डिमांड प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड पे भी डिपेंड करेगी? यानी उसका जो सब्स्टिट्यूट है अगर वो सस्ता या महंगा है, क्या इस चीज पे भी डिपेंड करेगी? ऑब्वियसली करेगी। लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलता हूँ कि आप गाड़ी लेने के लिए गए, अब आपके सामने दो गाड़ियां हैं, पेट्रोल और सीएनजी। तो आप सीएनजी देखोगे ना, सीएनजी का प्राइस क्या है। अगर सपोज सीएनजी का प्राइस कम है तो आप ऑब्वियसली पेट्रोल की डिमांड भी नहीं करोगे। लोग किसकी तरफ जाएंगे? सीएनजी की तरफ जाएंगे। लोग बोलेंगे भाई सीएनजी गाड़ी लो, सस्ती है ना। वहीं अगर सीएनजी का प्राइस ज़्यादा है, सीएनजी महंगा है, तो लोग पेट्रोल की डिमांड ज़्यादा करेंगे। लोग बोलेंगे पेट्रोल वाली गाड़ी लो भाई, सीएनजी तो बहुत महंगा है ना। ऐसा है या नहीं है? तो हमें क्या देखने को मिल रहा है? हमें सीधा सीधा रिश्ता देखने को मिल रहा है भाइयों बहनों। ये रिश्ता क्या कहलाता है? सीधा सीधा रिश्ता। कि अगर मेरे सब्स्टिट्यूट का प्राइस ज़्यादा है, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट अगर ज़्यादा है, तो डिमांड मेरी, डिमांड फॉर ओन गुड, जो हमारा गुड है उसकी डिमांड भी ज़्यादा है। सब्स्टिट्यूट महंगा है तो हमारी डिमांड ज़्यादा है। वहीं पे अगर प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड कम है तो डिमांड फॉर अवर गुड कम है, क्योंकि लोग सब्स्टिट्यूट खरीदेंगे ना। फिर सीधी सीधी बात है या नहीं है? परफेक्ट है ना। तो कैसा रिलेशनशिप देखने को मिल रहा है? सीधा सीधा रिश्ता। अगर बात करूं कॉम्प्लीमेंट्री की, कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं जो एक दूसरे के बिना यूज ही नहीं होंगे, विच कैन नॉट बी यूज्ड विदाउट ईच अदर। इंक एंड पेन, ब्रेड एंड बटर, है ना। यूजुअली एक साथ ही यूज होते हैं, अलग अलग यूज नहीं होंगे। पेट्रोल और गाड़ी, पेट्रोल एंड कार। अब मुझे बताओ, देखो अगर सपोज फॉर एग्जाम्पल, अगर सपोज गाड़ी का, देखो क्या लिखा हुआ है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। अब पेट्रोल का रिलेटेड गुड कॉम्प्लीमेंट्री गुड में गाड़ी हो गई, ठीक है। अब सपोज प्राइस ऑफ कार बहुत ज़्यादा महंगा होता चला जाता है, गाड़ियाँ बहुत महंगी, बहुत ही महंगी होती चली जाती हैं। लोग कम लेंगे, लोग अगर कम लेंगे तो डिमांड फॉर पेट्रोल भी तो कम हो जाएगी। अगर गाड़ी बहुत महंगी है, बहुत महंगी है, बहुत महंगी है, तो लोग नहीं लेंगे, नहीं लेंगे तो पेट्रोल की डिमांड भी कम हो जाएगी। क्योंकि गाड़ी में डलेगा तो पेट्रोल ही, पानी तो डलेगा नहीं, है ना। पानी से तो नहीं चलेगी। सिमिलरली अगर गाड़ी बहुत सस्ती हो जाए, प्राइस ऑफ कार बहुत ही कम होता चला जाए, तो लोग ज़्यादा लेंगे तो पेट्रोल तो डलवाना पड़ेगा, तो डिमांड फॉर पेट्रोल बढ़ती चली जाती है। डिमांड फॉर पेट्रोल क्या होती चली जाती है? बढ़ती चली जाती है बेटा जी। तो आपको ध्यान रखना है कि सब्स्टिट्यूट के केस में हमें कौन सा रिलेशनशिप देखने को मिल रहा था? डायरेक्ट रिलेशनशिप, डिमांड फॉर माई गुड एंड प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड। लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री में क्या देखने को मिल रहा है? इनवर्स रिलेशनशिप। इनवर्स रिलेशनशिप का क्या मतलब है? कि अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड का प्राइस बढ़ रहा है
तो मेरी डिमांड कम हो रही है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड का प्राइस कम हो रहा है तो मेरी डिमांड बढ़ रही है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ये हमारे पास रिलेटेड गुड्स होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, स्क्रीनशॉट ले लो। आओ अब आपको वापस से लेके चलता हूँ मैं असली चीज़ों के ऊपर। सब्स्टिट्यूट गुड, दोज गुड्स विच कैन बी यूज इन प्लेस ऑफ ईच अदर, दीज आर दोज गुड्स विच आर यूज टुगेदर, ये एक साथ चलते हैं, है ना। यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है, डायरेक्ट रिलेशनशिप, यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, इनवर्स रिलेशनशिप, राइट। आ जाओ, नेक्स्ट आता है बच्चों इनकम ऑफ द कंज्यूमर। क्या इनकम से भी डिमांड पे इम्पैक्ट आएगा? यस सर, बहुत मेजर इम्पैक्ट आएगा। अब यहाँ पे भी दो प्रकार के गुड्स हैं बच्चे, यहाँ पे भी हमारे पास कितने प्रकार के गुड्स हैं? दो प्रकार के। हमने प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी देख लिया, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स देख लिया, अब हम इनकम ऑफ द कंज्यूमर देख रहे हैं। जब मैं इनकम ऑफ द कंज्यूमर की बात करूंगा ना, तो देखो दो प्रकार के गुड हैं। एक तो होता है नॉर्मल गुड। नॉर्मल गुड का मतलब जो हमारी इनकम में हमें लगता है कि हाँ यार ठीक है, ये हम लेते हैं, ये हम बाय करते हैं। एक होता है इन्फीरियर गुड। इन्फीरियर का मतलब जो हमें ऐसा लगता है कि यार ये चीप है, और चीप होने की वजह से हम इसको नहीं लेते, हमें लगता है कि बहुत सस्ता है यार, ये नहीं, थोड़ा बढ़िया क्वालिटी लेंगे, राइट। अब सपोज करो फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ कि मुझे कोई मुझे कोई कुकर लेना है, ठीक है, मुझे कोई कुकर लेना है, ओके। अब क्या होता है, अगर वो एक नॉर्मल गुड है, नॉर्मल का मतलब वो मुझे लगता है कि ऐसा गुड क्वालिटी कुकर है, सही, तो अगर मेरी इनकम बढ़ेगी, मेरी इनकम ज़्यादा होगी, तो इस कुकर की डिमांड फॉर कुकर भी बढ़ेगी, है ना, क्योंकि इनकम अच्छी होगी तभी मैं इसको ले सकता हूँ, इनकम अच्छी नहीं होगी तो मैं नहीं ले सकता। अगर मेरी इनकम कम होगी तो इस डिमांड फॉर कुकर भी कम हो जाएगी, क्योंकि हम नहीं लेंगे। अगर मेरी इनकम नहीं है, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, तो मैं नहीं लूँगा ना। लेकिन वहीं अगर वो कुकर सस्ता वाला है, बहुत ही चीप वाला कुकर है, सस्ता वाला, बिना किसी क्वालिटी स्पेसिफिकेशन के, बिना किसी ISI मार्क के, बेसिक सा कुकर है, सस्ता वाला, तो पहले हम सपोज ये यूज़ करते थे। अब हमारी अगर इनकम बढ़ जाएगी, वाई सिग्निफाइज इनकम बेटा जी, अगर इनकम बढ़ जाएगी तो डिमांड फॉर दिस इन्फीरियर कुकर कम हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? भैया जब मेरी इनकम बढ़ जाएगी तो मैं सस्ता वाला क्यों लूँ, मैं तो बढ़िया वाला लूँगा। अब मेरी इनकम बढ़ गई, ये तो मैं इसलिए लेता था कि मेरी इनकम कम थी, मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता था, तो इसलिए मुझे लेना पड़ता था। और अगर इनकम कम हो जाए, किसी की इनकम कम हो जाए, तो वो ये छोड़ के बेसिक कुकर पे आएगा, तो डिमांड फॉर इन्फीरियर कुकर बढ़ जाती है। तो इनकम का जो रिलेशनशिप है ना, वो आप ऐसे नहीं बता सकते। अगर आपसे कोई पूछे कि डिमांड का इनकम का डिमांड पे क्या इंपैक्ट है, तो आप बोलोगे भैया पहले ये बताओ गुड कैसा है, इज इट अ नॉर्मल गुड और एन इन्फीरियर गुड। अगर वो इन्फीरियर गुड है, चीप वाला, सस्ता वाला गुड है, तो अगर मेरी इनकम बढ़ेगी तो मैं उसको नहीं लूँगा। इनकम बढ़ेगी तो डिमांड कम होगी, इनकम कम होगी तो डिमांड बढ़ेगी। बट इफ इट इज़ अ नॉर्मल गुड, अगर वो एक नॉर्मल गुड है, इनकम बढ़ेगी तो डिमांड भी बढ़ेगी, इनकम कम होगी तो डिमांड भी कम होगी। यानी नॉर्मल गुड के साथ डायरेक्ट रिश्ता और इन्फीरियर गुड के साथ इनवर्स रिश्ता, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी हो गया, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स हो गया, इनकम ऑफ द कंज्यूमर हो गया। अब सारे आसान आसान पॉइंट है। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, अगर कोई चीज़ आपके टेस्ट में आ गई, अगर आपके प्रेफरेंस में आ गई, आपको वो चीज़ अच्छी लगती है, तो आप डिमांड बढ़ाओगे ही बढ़ाओगे। अगर कोई चीज़ आपके टेस्ट से बाहर है, आपको बढ़िया नहीं लगती, आपके प्रेफरेंस में नहीं है, तो आप उसकी डिमांड नहीं करोगे। तो कोई भी आइटम जब आपके टेस्ट में आती है तो उसकी डिमांड बढ़ती है, कोई भी आइटम जब आपके टेस्ट से चली आती है तो उसकी डिमांड कम हो जाती है बेटा जी, सीधा सीधा रिश्ता, है ना। नेक्स्ट आता है एक्सपेक्टेशंस ऑफ चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर, सही है। लेकिन इससे पहले मैं एक पॉइंट और बताता हूँ, सीजन एंड वेदर। सीजन एंड वेदर क्या है सर? अगर कोई भी चीज़ सीजनल है, जिसका सीजन है, जैसे बारिश का मौसम है, तो रेनकोट्स बिक रहे हैं दबा के, डिमांड बढ़ रही है। जब उसका सीजन चला जाएगा तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी। तो सीजन एंड वेदर का भी इंपैक्ट होता है डिमांड के ऊपर। एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर, एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर का क्या मतलब है सर? एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर का मतलब है कि अगर फ्यूचर में प्राइस चेंज होने वाला है तो उसका भी डिमांड पे इम्पैक्ट पड़ता है। सपोज ये कैमरा है, ठीक है, ये कैमरा मैं आज बाय करना चाहता हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि 3 दिन बाद दिवाली ऑफर आएगा, तो या रक्षाबंधन ऑफर आएगा, वहाँ पे कैमरा सस्ता हो जाएगा, तो मैं आज लूँगा या तब लूँगा? मैं इसको आज लेना पसंद नहीं करूँगा, मैं कब लूँगा? ऑफर में लूँगा, क्योंकि फ्यूचर में क्या होने वाला है, ये सस्ता होने वाला है। तो इसके फ्यूचर के प्राइस से मेरी आज की डिमांड पे फ़र्क पड़ा या नहीं पड़ा?
बढ़ गया ना बेटा जी। सिमिलरली अगर आपको पता लगे कि फ्यूचर में कोई चीज़ महंगी होने वाली है तो आज उसकी डिमांड बढ़ जाती है, लोग आज ही खरीदने लगते हैं। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर में हम क्या बोलते हैं कि अगर किसी भी चीज़ का प्राइस फ्यूचर में बढ़ने वाला है तो उसकी आज की डिमांड बढ़ जाती है, और किसी भी चीज़ का प्राइस फ्यूचर में कम होने वाला है तो उसकी आज की डिमांड कम हो जाती है, क्योंकि लोग फ्यूचर में ही लेंगे ना। तो ये इसके अंदर आपको लिख के आना होता है। इफ़ द प्राइस ऑफ अ सर्टेन कमोडिटी इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज इन फ्यूचर तो पीपल विल बाय मोर ऑफ दैट कमोडिटी, क्योंकि महंगा हो जाएगा ना फ्यूचर में, राइट। तो एक सीधा सीधा रिश्ता चलता है। अब कुछ फैक्टर्स और हैं जो हमारे पास सिर्फ मार्केट डिमांड में आते हैं। अब एक बात याद रखना बच्चों, जब आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा इंडिविजुअल डिमांड या मार्केट डिमांड, तो आप उस सिनेरियो में थोड़ा अच्छे से लिख सकते हो, यानी ये कुछ अलग फैक्टर्स हैं। अब देखो, अगर ये मार्केट को इम्पैक्ट करते हैं तो ये ऑब्वियसली इंडिविजुअल को भी करते हैं, है ना। जब मार्केट को कर रहे हैं तो इंडिविजुअल को तो करेंगे ही करेंगे ना। तो आपको बहुत अलग से इनको रटने की जरूरत नहीं है, आप बेसिक अपने लेके चलो, क्वेश्चन कुछ भी आए आप सारे लिख के आ सकते हो, आंसर में नंबर मिलते हैं। साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन, अगर साइज बड़ा है यानी पॉपुलेशन ज़्यादा है जैसे हमारे देश में तो डिमांड भी ज़्यादा है। पॉपुलेशन कम है, छोटी सी जनसंख्या है तो डिमांड भी कम है, सीधा सीधा। सीजन वेदर हम ऑलरेडी कर चुके हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का मतलब ये होता है बच्चों कि अगर इनकम आपके देश में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब जितने लोग हैं उन सबको बराबर तरीके से उन्होंने पैसा कमाया हुआ है, बराबर तरीके से इनकम डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अगर इस तरीके से होता है कि इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल है, एक समान है, तो ज़्यादातर लोगों के पास पैसा है तो डिमांड भी ज़्यादा होगी। लेकिन अगर अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी कुछ लोग तो बहुत ही अमीर हैं और कुछ लोग बहुत ही गरीब हैं, उनके पास खाने को भी नहीं है, तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में बेटा जी डिमांड ज़्यादा होती है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में डिमांड कम होती है। ये आपको पता होना चाहिए। 8 पॉइंट है, 5 ऊपर 3 नीचे, कोई भी 6 कर लो, सब में लिख देना चलेगा। परफेक्ट हो गया, ओके। अब देखो ये चार्ट आ गया हमारे पास, प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, ये सब में चलते हैं, ओके डन। नेक्स्ट आता है बच्चों एक डिफरेंस बिटवीन सब्स्टिट्यूट गुड एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, वेरी इंपॉर्टेंट। सब्स्टिट्यूट गुड्स आर दोज गुड्स विच कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ वन अदर। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड टुगेदर, वो एक साथ ही चलते हैं। सब्स्टिट्यूट गुड्स की कॉम्पिटिटिव डिमांड होती है, कॉम्प्लीमेंट्री की डिमांड जॉइंट होती है, यानी ये तो एक दूसरे से compete करते हैं ना, तो कॉम्पिटिटिव डिमांड, इनकी तो जॉइंट होती है, इकट्ठी होती है। रिलेशनशिप मैंने आपको बता ही दिया, पॉजिटिव और वहाँ पे इनवर्स, टी एंड कॉफ़ी, टी एंड शुगर, कोक पेप्सी, कार पेट्रोल, ठीक है गाइस, परफेक्ट हो गया। उसके बाद एक डिफरेंस आ रहा है नॉर्मल और इन्फीरियर गुड, एक सस्ते वाला गुड और एक अच्छा गुड, इसमें इनकम इफेक्ट पॉजिटिव, उसमें इनकम इफेक्ट नेगेटिव। यहाँ डायरेक्ट रिलेशनशिप, वहाँ इन्वर्स रिलेशनशिप, नॉर्मल मिल्क और वहाँ पे टोन्ड मिल्क, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। नॉर्मल गुड, इन्फीरियर गुड, समझ में आता है बेटा जी। डिमांड फंक्शन, ठीक है। अब कहीं पे भी ये फंक्शन वर्ड आए ना, इकोनॉमिक्स में कई जगह आएगा, आ गया प्रोडक्शन फंक्शन, कॉस्ट फंक्शन, रेवेन्यू फंक्शन, सप्लाई फंक्शन, फंक्शन कई जगह आएगा। तो जहां भी आप इस फंक्शन वर्ड को पढ़ो इकोनॉमिक्स में तो समझ जाना फंक्शंस का मतलब रिश्ता। ये रिश्ता क्या कहलाता है? द रिलेशनशिप। अब यहाँ पे किसकी बात कर रहा है? डिमांड फंक्शन। तो डिमांड का किसके साथ सबसे ज्यादा ऊपर नीचे होता है या किसके साथ क्या रिश्ता होता है? मेनली हम बात करते हैं प्राइस के साथ। डिमांड मेनली किसकी वजह से इन्फ्लुएंस होती है? प्राइस की वजह से। हाँ, और फैक्टर्स भी होते हैं, बट ज्यादातर लोग जो सबसे पहले चेक करते हैं वो चेक करते हैं प्राइस। तो डिमांड फंक्शन की जब बात करते हैं तो ये क्या दिखाएगा? इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड एंड द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इट। बेसिकली ये दिखाएगा कि डिमांड किस तरीके से चेंज होता है उसके फैक्टर्स की वजह से, राइट। तो डिमांड फंक्शन कितने तरीके का हो सकता है? 2 तरीके का हो सकता है, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन, मार्केट डिमांड फंक्शन, क्योंकि डिमांड भी 2 तरीके की होती है। तो देखो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन। इट रेफर्स टू द फंक्शनल रिलेशनशिप। किसके बीच में फंक्शनल रिलेशनशिप? बिटवीन द इंडिविजुअल डिमांड एंड द फैक्टर्स अफेक्टिंग इट। जैसे डिमांड फॉर एक्स, कौन कौन से फैक्टर्स इसको इंपैक्ट कर रहे थे? प्राइस ऑफ एक्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस। क्या ये सभी फैक्टर्स इंपैक्ट कर रहे थे या नहीं कर रहे थे डिमांड को? है ना। तो डी एक्स इज इक्वल टू डिमांड, और ये सब इनके फर्दर लिखे हुए हैं कि क्या चीज़ किसको रिप्रेजेंट कर रही है। मार्केट डिमांड फंक्शन में क्या हो जाएगा? इट रेफर्स टू द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन मार्केट डिमांड एंड द फैक्टर्स अफेक्टिंग मार्केट डिमांड, राइट। तो डिमांड फॉर एक्स और एफ क्या सिग्निफाई करता है? फंक्शनल रिलेशनशिप, राइट, कि किस तरीके से इन सब की वजह से डिमांड चेंज होगा।
फिर से सेम, प्राइस ऑफ एक्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस, और उसके बाद फिर चेंज हो गए, सीजन, वेदर, उसके बाद साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। तो ये सारे फैक्टर्स आपको ध्यान में रखने हैं जब बात कर रहा है इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन की और मार्केट डिमांड फंक्शन की। ले लो स्क्रीनशॉट, ठीक है, यूजुअली एग्जाम में पूछा नहीं जाता फंक्शन। अब आता है बच्चों डिमांड शेड्यूल। सर डिमांड शेड्यूल किसको बोलेंगे? जब भी हम बोलेंगे कि हम टेबल के फॉर्म में दिखाओ, ये दिखाओ कि कितने प्राइस से कितना डिमांड पे चेंज आता है, जब भी आप एक टेबल बना रहे हो तो उसको आप डिमांड शेड्यूल बोलते हो। तो व्हाट इज डिमांड शेड्यूल? डिमांड शेड्यूल इज अ टैब्यूलर स्टेटमेंट। देखो जब मैं बोलूं डिमांड कर्व, तो कर्व में तो ग्राफ बनेगा, तो वो तो हो जाएगा एक कैसा स्टेटमेंट? कर्व में मैं बोल दूंगा ग्राफिकल स्टेटमेंट। शेड्यूल में क्या बोलूंगा? टैब्यूलर स्टेटमेंट, जो क्या दिखाता है? अलग अलग क्वांटिटी जो लोग डिमांड कर रहे हैं अलग अलग लेवल ऑफ प्राइस पे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बोला कि भैया यहाँ पे प्राइस ऑफ एक्स लिख लिया, यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स लिख लिया, सही है। अब मैं बोल रहा हूँ कि जब 10 रुपये प्राइस है या 20 रुपये प्राइस है या 30 रुपये प्राइस है या 40 रुपये प्राइस है या 50 रुपये प्राइस है, देखो ये प्राइस लिखा हुआ है। क्वांटिटी डिमांडेड मैं बोल देता हूँ 10 रुपये का जब था तो 100 की डिमांड हो रही थी, 20 का हुआ तो 80 हो गया, 30 का हुआ तो 60 हो गया, 40 का हुआ तो 40 हो गया, 50 का हुआ तो 20 हो गया। इनवर्स रिलेशनशिप भी होती है प्राइस और डिमांड में, है ना, कि जब जब प्राइस बढ़ेगा तब तक डिमांड कम होगी। तो क्या मैंने एक टेबल की फॉर्म में बना दिया? टेबल बना दिया ना। ये टेबल क्या सिग्निफाई कर रहा है? टेबल रिप्रेजेंट कर रहा है कि प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम होती है। तो इस पर्टिकुलर टेबल को ही मैं क्या बोल दूंगा? डिमांड शेड्यूल। इसी को क्या बोलूंगा? डिमांड शेड्यूल, समझे। अब ये जो डिमांड शेड्यूल है, ये बेसिकली जो डिमांड हो रही है वो एक ही पर्टिकुलर एक्स की हो रही है, राइट। अब अगर मैं डिमांड फॉर वाई भी देखूं कि सर डिमांड फॉर वाई भी बताओ, ये तो एक्स की हो गई, अब वाई की बताओ जरा। अगर हम वाई की डिमांड देखते हैं, वाई 10 पे 50 यूनिट थी, 20 पे 40 हो गई, 30 पे 30 हो गई, 40 पे 20 हो गई, 50 पे 10 हो गई। अब देखो मैंने x और y यहाँ पे दो चीज़ें ले ली, दो यूनिट्स ले ली कि ये तो x की डिमांड, ये y की डिमांड। दोनों का सम कर दो तो मार्केट डिमांड बन जाता है। दोनों का सम कर दो तो क्या बन जाता है? मार्केट डिमांड। 100 + 50 150, 80 और 40 120, 90 60 30 बन गया या नहीं बन गया? तो अगर आप सिर्फ इतना टेबल बनाओगे, सिर्फ इतना, तो ये तो हो जाएगा इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, क्योंकि यहाँ पे आप इंडिविजुअल में हमेशा क्या लेते हो? अ कंज्यूमर लेते हो ना। मार्केट में क्या लेते हो? ऑल द कंज्यूमर्स। तो यहाँ पे ये पूरा टेबल बनाओगे पूरा, तो क्या बन जाएगा? ये मार्केट डिमांड शेड्यूल। सर ये टेबल लर्न कर लिए क्या? नहीं बेटा, कोई भी बना सकते हो आप, बस याद रखना प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड कम होगी, प्राइस कम हो रहा है तो डिमांड बढ़ेगी। इसको शेड्यूल बोलते हैं, ठीक हो गया। देखो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और मार्केट डिमांड शेड्यूल। अब सबसे पहले क्या हो गया? इंडिविजुअल और मार्केट। इंडिविजुअल कौन सा होगा? टैबुलर स्टेटमेंट शोइंग वेरियस क्वांटिटीज दैट अ कंज्यूमर, एक कंज्यूमर की बात करेगा, यहाँ पे ऑल द कंज्यूमर्स, एक से ज्यादा, 2 3 भी हो सकते हैं। मार्केट डिमांड निकलता कैसे है? बस A + B करना है आपको, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 5 4 3 2 1, तो 1 2 3 4 5, 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5। देखो यहाँ पे एक कंज्यूमर की बात हो रही थी, यहाँ पे मल्टीपल कंज्यूमर्स की बात हो रही है। तो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल में एक, मार्केट में मल्टीपल, ठीक हो गया, परफेक्ट हो गया। ये इस तरीके से डिमांड शेड्यूल चलता है, इंडिविजुअल और मार्केट। स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अब आता है बच्चे डिमांड कर्व। सर व्हाट इज दिस डिमांड कर्व? ये डिमांड कर्व क्या होगा? अभी बताया ना मैंने, अगर हम टेबल बनाएंगे, टैबुलर स्टेटमेंट बनाएंगे, तो वो बन जाएगा शेड्यूल। अगर मैं उसी टेबल को प्लॉट कर दूं एक कर्व पे, तो क्या बन जाएगा? डिमांड कर्व बन जाएगा, समझे। तो अल्टीमेटली क्या है? इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। इसी का ग्राफ बना दो, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल। इट शोज, क्या शो करता है? इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। ये क्या शो करता है? इनवर्स रिलेशनशिप प्राइस में और क्वांटिटी डिमांडेड में। बाकी सारे फैक्टर्स कंसीडर ही नहीं करने, बाकी सबको छोड़ो, सीजन, वेदर, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, उसको छोड़ो, सिर्फ प्राइस और डिमांड की बात कर रहा है। यानी कि जो अदर फैक्टर्स हैं वो कांस्टेंट रखने हैं, उसको छेड़ना नहीं है।
ये भी दो तरीके का होगा, जब टेबल दो तरीके के थे, इंडिविजुअल और मार्केट, तो कर्व भी दो तरीके के होंगे, इंडिविजुअल और मार्केट। अब देखो ये हमारा कौन सा बन गया, इंडिविजुअल डिमांड कर्व बन गया। मैं अपने वाले का बना दूं क्या, और मैं आपको अपने वाले का बना के दिखाता हूँ। देखो इंडिविजुअल में क्या होगा, हमने प्राइस कितना कितना लिया, 10 20 30 40 50, 10 20 30 40 50, और ये लिया था क्वांटिटी जो हमने ली है 20 40 60 80 100, तो 10 पे कितना है 100, 10 पे है 100, ये आ गया जी। 20 पे 80, 20 पे 80, 30 पे 60, 40 पे 40 और 50 पे 20, ये आ गया बच्चों, आ गया। अब इसको प्लॉट कर दो आप, तो ये हमारा इंडिविजुअल डिमांड कर्व बन गया, क्योंकि हमने यहाँ पे एक ही कंज्यूमर की डिमांड देखी है, राइट। इसी टेबल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, उसको डिमांड कर्व बोल दूंगा। ये क्या दिखा रहा है, इनवर्स रिलेशनशिप दिखा रहा है। आप बहुत सारे कर्व्स पढ़ के आए हो, कभी भी इनवर्स रिलेशनशिप होता है तो कर्व नीचे की तरफ आता है, दैट इज वाई ये अभी डाउनवर्ड स्लोपिंग आया है। अब अगर मार्केट बनाना हो सर, अगर मार्केट बनाना हो, प्राइस तो यही ले लो, 10 20 30, प्राइस तो यही हो गया। अब क्वांटिटी में आपको ये दोनों प्लॉट करने हैं, फिर ये भी प्लॉट करना है, तो 150 तक जाना है, ठीक है। 20 40 60 80 100 120 140 160। अब सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, पहले तो मैं यही प्लॉट करता हूँ, 10 पे 100, 20 पे 80, 30 पे 60, 40 पे 40 और ये आ गया 50 पे 20, ठीक है। तो ये तो आपका बन गया डिमांड फॉर एक्स, ये डिमांड फॉर एक्स बन गया, है ना। अब y का प्लॉट कर लो, y का क्या है, 10 पे 50, 10 पे 50 यहाँ होगा, 20 पे 40 लगभग यहाँ आ गया, उसके बाद 30 पे 30 यहाँ आ गया इसके बीच में, 10 पे 30 पे 30, 50 40 20 के आसपास आ गया, थोड़ा सा इधर 30, उसके बाद 40 पे 20 और 50 पे 10, देखो। तो ये कुछ इस तरीके से बन गया, ये हो गया डिमांड फॉर वाई, राइट। अब अगर मार्केट डिमांड बनाना है तो 10 पे 150 लगभग यहाँ, 20 पे 120 यहाँ, 30 पे 90 लगभग यहाँ, 40 पे 60। अब मैं इसको प्लॉट कर रहा हूँ बच्चों, ये मार्केट डिमांड को, है ना। 40 पे 60 लगभग यहाँ और 50 पे 30 लगभग यहाँ। तो देखो ये बना कुछ इस तरीके का, ये हो गया हमारा मार्केट डिमांड, सही है। तो अगर आप इन तीनों कर्व को ध्यान से देखो, तो जो इंडिविजुअल वाले थे ना, चाहे वो y हो चाहे वो x हो, ये थोड़े से स्टीप कर्व्स हैं। स्टीप का मतलब ये थोड़े इस तरीके से हैं, जबकि मार्केट डिमांड थोड़ा इस तरीके से है। जो मार्केट डिमांड का कर्व है वो फ्लैट है, ये फ्लैटर है। ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि वाई मार्केट डिमांड कर्व इज फ्लैटर, मार्केट डिमांड का कर्व फ्लैटर क्यों है एज कंपेयर टू इंडिविजुअल डिमांड। इंडिविजुअल थोड़े से स्टीप कर्व्स है, मार्केट डिमांड थोड़ा फ्लैट कर्व है, तो ऐसा क्यों है, व्हाट इज द रीजन। तो इसका रीजन होता है बिकॉज ऑफ मोर proportionate change,
जो प्रोपोर्शनेट चेंज है ना बच्चों, वो मार्केट डिमांड में हमेशा ज़्यादा होता है। देखो यहाँ कितना चेंज था, 20 20 20 20, तो जो चेंज है वो 20 का है। यहाँ पे कितना चेंज था, 10 10 10 10, जो चेंज है वो 20 का है। यहाँ कितना चेंज है मार्केट डिमांड में, देखो जो चेंज है वो 30 का है। तो जितना भी प्रोपोर्शनेट चेंज ज़्यादा होगा उतना ही कर्व फ्लैट होगा, जितना कम होगा उतना कर्व स्टीप होगा, ये याद रखना है। यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपका जो चेंज है वो ज़्यादा है तो कर्व फ्लैट बनेगा, आपका चेंज कम है तो कर्व स्टीप बनेगा। इस चीज़ का खास ध्यान रखना है, आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये क्वेश्चन ज़रूर देते हैं टीचर्स, तो इसको अच्छे से करके चलना। ठीक हो गया, चलो नाउ व्हाट इज नेक्स्ट। इंडिविजुअल डिमांड कब हो गया, मार्केट डिमांड कब हो गया। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है मार्केट डिमांड कब इज फ्लैटर, ये ज़्यादा फ्लैट होता है, राइट। चलो जी आगे चलते हैं। नेक्स्ट आ रहा है मार्केट डिमांड कर्व इज फ्लैटर, ऑलवेज फ्लैटर देन इंडिविजुअल डिमांड कर्व बिकॉज प्रोपोर्शनेट चेंज इन मार्केट डिमांड इज मोर देन प्रोपोर्शनेट चेंज इन इंडिविजुअल डिमांड। मार्केट डिमांड का प्रोपोर्शनेट चेंज हमेशा ज़्यादा होता है प्रोपोर्शनेट चेंज इन इंडिविजुअल डिमांड से। स्लोप ऑफ डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। सर डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है, बिकॉज ऑफ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। और स्लोप को रिप्रेजेंट कैसे करते हो, चेंज इन प्राइस टू चेंज इन क्वांटिटी। ठीक है, परफेक्ट है, नाइस। अब आ रहा है बच्चों हमारे पास एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको हम बोलते हैं द लॉ ऑफ डिमांड। सर व्हाट इज दिस लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड है क्या। तो मैं क्या बोलूँगा, लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है। लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स क्या बताता है, इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। तो अगर प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड हमेशा कम होनी ही है, क्योंकि चीज़ महंगी होगी तो कंज्यूमर कम लेगा ना, ऑब्वियस सी बात है, राइट। तो क्या लिखा है देखो, लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में हमेशा इनवर्स रिलेशनशिप होगा, कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। अदर फैक्टर्स को हम हमेशा क्या रखने वाले हैं, कांस्टेंट रखने वाले हैं, राइट। यानी अदर फैक्टर्स कौन कौन से आपको कांस्टेंट रखने हैं, जैसे प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड डू नॉट चेंज, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड डू नॉट चेंज, इनकम रिमेन्स द सेम, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस रिमेन्स द सेम, नो एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस। यही इसके assumptions भी होते हैं। एग्जाम में कई बार assumptions पूछ लेता है, तो assumptions में क्या लिख के आओगे कि देयर इज नो चेंज इन अदर फैक्टर्स, अदर फैक्टर्स में कोई भी चेंज नहीं है। परफेक्ट, ठीक है। अब हमने एक टेबल बनाया, 5 4 3 2 1 प्राइस ले लिया, डिमांड 1 2 3 4 5, ये क्वांटिटी डिमांडेड ले ली। लॉ ऑफ डिमांड में वही कर्व दिखा दोगे, एक सेम कर्व चलेगा जो आपने इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल का दिखाया था, वही कर्व प्लॉट कर देना। दिखा दोगे या नहीं दिखा दोगे, परफेक्ट। डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ऊपर से नीचे चलेगा, इंडिकेटिंग एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। परफेक्ट। तो लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलेगा, लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट को ही सेटरस पेरिबस भी बोलते हैं। तो सेटरस पेरिबस लिखोगे तो भी चलेगा, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। परफेक्ट, इसका मतलब कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट ही है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट द लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड के क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, सबसे पहले इनवर्स रिलेशनशिप दिखाता है, यानी एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा। दूसरा क्वालिटेटिव स्टेटमेंट है, ये क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट नहीं है। इसका मतलब बच्चों ये बताता है कि इनवर्स रिलेशनशिप है, लेकिन ये नहीं बताता कि कितना चेंज आएगा। प्राइस अगर 1 रुपये से कम हुआ तो डिमांड कितने से चेंज होगा, ये नहीं बताता। लॉ ऑफ डिमांड बस ये बोलता है कि प्राइस बढ़ा तो डिमांड कम होगा, प्राइस कम हुआ तो डिमांड बढ़ेगा, बस। क्वालिटेटिव है ये, क्वांटिटेटिव नहीं है। नो प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप, वही बात है कि अगर प्राइस 50% से कम हो गया तो ज़रूरी नहीं है कि डिमांड 50% से बढ़ेगी, वो कम ज़्यादा भी हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास वन साइडेड। जो लॉ ऑफ डिमांड है ये एक वन साइडेड लॉ है। सर ये वन साइडेड क्यों है, क्योंकि ये सिर्फ ये बताता है बच्चों, ये सिर्फ ये बताता है कि प्राइस का डिमांड पे क्या इम्पैक्ट है। ये बिल्कुल नहीं बताता कि डिमांड का प्राइस पे क्या इम्पैक्ट है, ये नहीं बताता। ये बोलता है कि अगर प्राइस बढ़ा तो डिमांड कम हो जाएगी, प्राइस कम हुआ तो डिमांड बढ़ जाएगी। जबकि डिमांड से भी प्राइस पे इम्पैक्ट आता है कि अगर डिमांड बढ़ रही है किसी भी चीज़ की, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा डिमांड में है, वो महंगी होती चली जाती है। कोई भी चीज़ ज़्यादा डिमांड में है ना तो उसका प्राइस बढ़ जाता है, देखो।
और डिमांड किसी भी चीज़ की कम होती है, बिक ही नहीं रही तो उसका प्राइस कम हो जाता है, होता है या नहीं होता है? तो डिमांड का प्राइस पे इंपैक्ट डायरेक्ट होता है, प्राइस का डिमांड पे इन्वर्स होता है। लॉ ऑफ डिमांड ये नहीं बताता, लॉ ऑफ डिमांड ये बताता है, तो इसीलिए इसको वन साइडेड लॉ बोलते हैं। क्लियर हुआ बच्चों? समझ में आया या नहीं आया? परफेक्ट है या नहीं है? तो ये होता है हमारे पास लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता था सर? लॉ ऑफ डिमांड बोलता था कि ये एक वन साइडेड लॉ है और ये प्राइस का इम्पैक्ट दिखाता है डिमांड के ऊपर, कि अगर किसी भी चीज़ का प्राइस बढ़ जाता है तो उसकी डिमांड कम हो जाती है, और किसी भी चीज़ का प्राइस कम होता है तो कंज्यूमर का टेंडेंसी है कि वो उसकी डिमांड बढ़ाता है, राइट? तो देयर एग्जिस्ट इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। अदर फैक्टर्स कांस्टेंट रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बिना आपको लॉ ऑफ डिमांड समझ में नहीं आएगा। इतना सर हमें समझ में आ गया। अब ऐसा होता क्यों है? वाई, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड दिस लॉ? ऐसा क्यों है कि प्राइस अगर कम होगा तो डिमांड बढ़ेगी, प्राइस ज़्यादा होगा तो डिमांड कम होगी? ऐसा है क्यों? व्हाट आर द रीजंस? वो हम यहाँ पे आज पढ़ने वाले हैं। तो जो सबसे पहला रीज़न आता है बच्चों, वो आता है द लॉ ऑफ DMU। सबसे पहला रीज़न जो है इसका, वो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है। सर ये लॉ तो हमने कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम पे पढ़ा था कि जैसे जैसे हम किसी चीज़ को कंज्यूम करते जाते हैं, कंजम्पशन बढ़ाते रहते हैं, वैसे वैसे उसका जो सेटिस्फैक्शन है वो कम होने लगता है। बिल्कुल सही बात है। तो अगर एक कॉमोडिटी आप ऑलरेडी कंज्यूम कर रहे हो और आपको अब वो इतना सेटिस्फैक्शन नहीं दे रही, तो तुम सोचो ना, तुम उस चीज़ का सेम प्राइस देने के लिए कभी भी रेडी नहीं होगे। आप बोलोगे नहीं यार, मैं तो अब इसका इतना पैसा देने के लिए तैयार नहीं हूँ क्योंकि मुझे अब इसमें इतना सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा। लेकिन अगर वही चीज़ अब हमें सस्ते में मिलने लगे, कंपैरेटिवली लोअर प्राइसेस पे मिलने लगे, तो क्या हमारा माइंडसेट थोड़ा सा शिफ्ट हो सकता है? तो प्राइस कम हुआ तो शायद मैं उसकी डिमांड करने लगूं। रीज़न क्या है? लॉ ऑफ DMU, है ना? सेम प्राइस पे मैं उसकी डिमांड बढ़ाना इसलिए बंद कर देता हूं क्योंकि मेरा सेटिस्फैक्शन उसमें अब जीरो हो चुका होता है या कम हो चुका होता है। तो लॉ ऑफ DMU की वजह से, सिंस सेटिस्फैक्शन कम हो गया, तो अगर डिमांड बढ़ानी है तो प्राइस तो घटाना पड़ेगा ना, तभी तो मैं डिमांड बढ़ाऊंगा। अदरवाइज लॉ ऑफ DMU अप्लाई होता रहेगा, मेरा सेटिस्फैक्शन कम होता रहेगा, मैं सामान लेने से ही मना कर दूंगा। ऑब्वियस सी बात है। तो प्राइस क्यों कम करना पड़ा सामान को बेचने के लिए? क्योंकि लॉ ऑफ DMU एग्जिस्ट कर रहा था। लॉ ऑफ DMU की वजह से सेटिस्फैक्शन नीचे की तरफ जाता जा रहा था, मैं सेम प्राइस पे सामान खरीदना ही नहीं चाहता। समझे? देखो क्या लिखा है। लॉ ऑफ DMU स्टेट्स दैट एज वी कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी, द यूटिलिटी derived फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट गोज ऑन डिमिनिशिंग। सेटिस्फैक्शन कम होता चला जाता है। डिमांड फॉर अ कमोडिटी डिपेंड्स ऑन यूटिलिटी, एंड इफ कंज्यूमर इज गेटिंग सेम सेटिस्फैक्शन, he will not be ready to pay more. Consumer will buy more only when the price fall. Consumer तभी लेगा अगर प्राइस गिरेगा, है ना? तो सबसे पहला रीजन तो होता है लॉ ऑफ DMU। दूसरा आता है बच्चों सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट बेसिकली सब्स्टिट्यूट्स के केस में अप्लाई करता है, जैसे पेप्सी और कोक, है ना? अब देखो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट भी एक कारण है कि प्राइस कम करोगे तो ही डिमांड बढ़ेगी, राइट? जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलता हूँ कि एक पेप्सी और उसका सब्स्टिट्यूट है कोक, दोनों 10 रुपये की हैं। अब अगर कोक सस्ती हो जाती है, कंज्यूमर उधर शिफ्ट कर जाएगा, क्योंकि कंज्यूमर को तो काली कोल्ड ड्रिंक से मतलब है ना? वो उधर शिफ्ट कर जाएगा। अब अगर आपको अपनी डिमांड बढ़ानी है तो भैया प्राइस कम करना पड़ेगा, क्योंकि कंज्यूमर को वही चीज़ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की वजह से सस्ती पड़ रही है कहीं और, तो वो उधर चला गया। तुम चाहते हो कि तुम्हारा कस्टमर वापस तुम्हारे पास आ जाए, प्राइस कम करो। प्राइस कम करके डिमांड बढ़ा रहे हो, तो यही तो लॉ ऑफ डिमांड था। उसके पीछे का कारण क्या हुआ? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। हो गया या नहीं हो गया? देखो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या बोलता है। इट रेफर्स टू सब्स्टिट्यूटिंग वन कमोडिटी इन प्लेस ऑफ अदर कमोडिटी व्हेन इट बिकम्स रिलेटिवली चीपर। व्हेन द प्राइस ऑफ अ गिवन कमोडिटी फॉल्स, सपोज कोक सस्ता हो गया तो वो रिलेटिवली चीपर हो गया अपने सब्स्टिट्यूट से, थम्स अप से। एज अ रिजल्ट डिमांड फॉर अ गिवन कमोडिटी राइजेस। सीधी सी बात है। इनकम इफेक्ट। सर इनकम इफेक्ट का क्या मतलब होता है? देखो बच्चों, यहाँ पे इनकम इफेक्ट में हम रियल इनकम की बात कर रहे हैं, मनी इनकम की बात नहीं कर रहे। सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रियल इनकम एंड मनी इनकम? मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आपकी इनकम जो है वो 40 रुपये है। आप वाई को किससे सिग्निफाई करते हैं? हम इनकम से, है ना? तो आपकी इनकम कितनी है? सपोज 40 रुपीज़ है, ठीक है? और तुम लोगों ने कितनी चॉकलेट्स बाय करनी है? अगर एक चॉकलेट 10 रुपये की हो तो मुझे बताओ, अगर एक चॉकलेट 10 रुपये की है, ₹10 की एक चॉकलेट है, तो 4 चॉकलेट्स आएंगी। कितनी चॉकलेट्स आ जाएंगी? 4 चॉकलेट्स आ जाएंगी। अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपकी इनकम तो 40 ही रही, चॉकलेट 8 रुपये की हो गई। अगर चॉकलेट 8 रुपये की हो गई बच्चों, तो उसी इनकम में अब 5 चॉकलेट्स आने लगेंगी या नहीं?
पहले 40 रुपए में 4 चॉकलेट आ रही थी, अभी 40 रुपए में 5 चॉकलेट आ रही है। तो जो कंज्यूमर पहले 4 चॉकलेट की डिमांड कर रहा था, अब वो 5 चॉकलेट की डिमांड करने लगेगा। तो यहाँ पे प्राइस कम होने की वजह से चॉकलेट 4 से 5 हो गई। उसका कारण क्या है? इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट में बच्चों हम लोग परचेजिंग पावर की बात कर रहे हैं, यानी रियल इनकम की बात कर रहे हैं। हम लोग बात नहीं कर रहे यहाँ पे मनी इनकम की। मनी इनकम इज द सेम, पहले भी 40 थी, अब भी 40 है। रियल इनकम बढ़ गई। रियल इनकम का मतलब जो क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी है वो बढ़ गया। समझे? तो देखो क्या लिखा है, इट रेफर्स टू द इफेक्ट ऑन डिमांड व्हेन द रियल इनकम ऑफ द कंज्यूमर चेंजेस ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी। व्हेन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी फॉल, प्राइस कम होगा तो उससे रियल इनकम बढ़ जाती है। रियल इनकम का मतलब क्या है? रियल इनकम से मतलब है परचेजिंग पावर, और परचेजिंग पावर से क्या मतलब है बच्चों? कमोडिटी बढ़ना, है ना? ठीक है। एज अ रिजल्ट कंज्यूमर कैन परचेज मोर। चौथा आता है बच्चों एडिशनल कस्टमर्स। सर एडिशनल कस्टमर्स का क्या मतलब होता है? एडिशनल कस्टमर्स का मतलब होता है जब आप किसी भी कमोडिटी का प्राइस कम करते हो तो आप देखते हो बहुत सारे कस्टमर्स जो पहले उस चीज़ को नहीं ले रहे थे, अब वो उस चीज़ को लेने के लिए आगे बढ़ के आते हैं। पहले वो नहीं ले रहे थे उस पर्टिकुलर कमोडिटी को, अब वो उसी कमोडिटी की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, अब वो उसी कमोडिटी को खरीदना चाहते हैं। सर ऐसा हो क्यों रहा है? ऐसा क्यों करते हैं वो? क्यों उसी कमोडिटी को अब खरीदना चाहते हैं? क्योंकि पहले वो उनके बजट में नहीं था, अब वो उनके बजट में आ गया। तो इट मीन्स ये है कि जब भी प्राइस ऑफ अ कमोडिटी गिरता है तो बहुत सारे नए कस्टमर्स भी आते हैं जो पहले नहीं खरीद पा रहे थे। नए कस्टमर आएंगे तो ऑब्वियसली डिमांड बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? प्राइस कम होने की वजह से डिमांड बढ़ने का एक कारण ये भी है कि न्यू कस्टमर्स आ जाते हैं जिनके बजट में वो चीज़ आ गई, राइट। इन एडिशन टू न्यू कस्टमर ओल्ड कंज्यूमर्स भी ज़्यादा खरीदते हैं, ठीक है। एज अ रिजल्ट टोटल डिमांड इंक्रीजेस। पांचवा रीज़न होता है बच्चों डिफरेंट यूजेस। सर डिफरेंट यूजेस का क्या मतलब है? देखो एक कमोडिटी के बहुत सारे यूजेस हो सकते हैं। जैसे सपोज मैं मिल्क की बात करता हूँ, अब दूध आपके घर में पनीर भी बनता है, दही भी बनती है, मिठाई भी बनती है, आइसक्रीम भी बनती है, मल्टीपल चीज़ें, चाय कॉफ़ी भी बनती है। लेकिन अगर दूध महंगा होगा तो आप उसको या तो जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज़ होगा चाय या कॉफ़ी आप उसी के लिए यूज़ कर रहे होगे। लेकिन अगर दूध सस्ता होगा तो फिर शायद आप बोलो कि पनीर भी घर ही बनाएंगे, शायद आप बोलो दही भी घर ही बनाएंगे, शायद आप बोलो मिठाई भी घर पे ही बनाएंगे, हम बाहर से नहीं लेंगे क्योंकि बाहर पता नहीं किस क्वालिटी की मिलती है। तो मुझे बताओ अगर चीज़ें सस्ती होती हैं तो लोग उस चीज़ के मल्टीपल यूज़ करने लगते हैं। अब अगर मल्टीपल यूज़ करेंगे तो क्वांटिटी तो ज़्यादा लगेगी ना। पहले जितना आप दूध लेते थे उसमें तो चाय ही बनेगी या कॉफ़ी बनेगी। अभी क्या हो रहा है, आपको उसके मल्टीपल यूज़ करने हैं। मल्टीपल यूज़ करने हैं तो यू विल डिमांड मोर। आप बोलोगे पहले मुझे 1 किलो दूध लगता था, अब 3 किलो चाहिए भैया, मैं पनीर दही भी घर ही बनाता हूँ, है ना। तो इस सिनेरियो में हम लोग क्या बोलते हैं, सम कमोडिटीज लाइक मिल्क, इलेक्ट्रिसिटी हैव डिफरेंट यूजेस। व्हेन द प्राइस इंक्रीजेस इट्स यूज गेट रिस्ट्रिक्टेड। अगर प्राइस बढ़ेगा तो बस हम मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज के लिए यूज करेंगे, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम हो जाएगी। सिमिलरली अगर प्राइस कम हो जाता है तो हम इसको सारे यूजेस पे लगा देते हैं तो डिमांड बढ़ने लगती है। तो ये होते हैं बच्चों हमारे पास द रीजंस फॉर लॉ ऑफ डिमांड। अब आगे चलते हैं बेटा जी। अब नेक्स्ट आते हैं हमारे पास एक्सेप्शंस ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड। देखो इकोनॉमिक्स प्योर साइंस तो है नहीं, इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस है बेसिकली, या हम बोल सकते हैं इकोनॉमिक्स एक कॉमर्स का सब्जेक्ट है। तो इसमें जितने भी आप लॉज पढ़ोगे सारे के सारे यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं होंगे, उनके अंदर कुछ ना कुछ एक्सेप्शन ज़रूर होंगे। चाहे वो लॉ ऑफ डिमांड है, चाहे आप प्रोडक्शन में लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस पढ़ेंगे, आगे आप लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ोगे, कोई भी लॉ पढ़ो सबके कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होता, यानी प्राइस बढ़ रहा है डिमांड तब भी कम नहीं होगी, या प्राइस कम हो रहा है डिमांड तब भी नहीं बढ़ेगी। सर ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं, एक्सेप्शंस क्या हैं? आओ सबसे पहले आता है बच्चों हमारे पास गिवन गुड्स। सर गिवन गुड्स का मतलब क्या होता है? देखो गिवन गुड्स बेसिकली वो सारे इंफीरियर गुड्स को हम बोलते हैं जिस पे इंसान अपनी बहुत ही लिमिटेड इनकम लगाता है, यानी हमारे इनकम का बहुत ही ना के बराबर प्रोपोर्शन उन पे लगता है। चाहे वो माचिस की डिब्बी हो, है ना, या एक सुई हो, या शर्ट के बटन्स हों, कोई भी ऐसी चीज़ जिसका आप ना के बराबर अपनी इनकम का उस पर स्पेंड करते हो। अब सपोज मैं आपको बोलूँ कि माचिस की डिब्बी सस्ती होने लगे तो क्या ट्रक भर के मंगवा लोगे? अगर माचिस सस्ती हो जाए या एक जो सुई है कपड़ा सीने वाली सस्ती हो जाए तो क्या बंडल ही बंडल मंगवा लोगे उसको? भैया कितना ही प्राइस कम होता रहे उसकी डिमांड उतनी ही रहने वाली है, उसकी डिमांड नहीं बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि हम उसका यूजेज बहुत कम है, दूसरा हम बहुत लिमिटेड अमाउंट उसके अंदर स्पेंड करते हैं। हमें फ़र्क कब पड़ता है? कोई ऐसी चीज़ जिस पे हम मेजर अमाउंट स्पेंड करते हैं और वो उसका प्राइस चेंज हो, है ना। अब इसके अंदर ना बच्चों एक छोटा सा पॉइंट समझने वाला ये भी है
कि कोई गुड हो सकता है हमारे लिए गिफन हो बट किसी और के लिए नॉर्मल हो, या ऐसा हो सकता है कि हमारे लिए नॉर्मल हो किसी और के लिए गिफन हो। तो बेसिकली हम लोग गिफन किसको बोल रहे हैं, जो जिनका अगर प्राइस कम हो जाता है ना तो हम उनको लेना छोड़ देते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि प्राइस कम होता है तो डिमांड बढ़ता है ना, बट हम लोग कई बार ये बोलते हैं यार ये बहुत चीप है, ये चीज़ नहीं लेनी। अब जैसे हमारे यहाँ ट्यूसडे मार्केट को कपड़ा बाजार लगता है, तो हम लोग बीइंग अ कंज्यूमर कभी भी वहाँ से कपड़े नहीं लेके आए जबकि वो कपड़े बहुत सस्ते हैं। अब वो कपड़े बहुत सस्ते हैं बट मुझे पता है कि उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, तो लॉ ऑफ डिमांड तो क्या बोलता था कि प्राइस कम होने की वजह से उनकी डिमांड बढ़नी चाहिए, बट यहाँ तो प्राइस कम होने की वजह से उनकी डिमांड कम हो रही है बल्कि, और है ना, हम लोग ले ही नहीं रहे उनको। वहीं पे मैं बात करूँ, अगर कोई नॉर्मल गुड हो, सपोज एक नॉर्मल कपड़ा है जो एक अच्छे स्टोर से या कहीं से मिलता है, तुम देखो उन गुड की अगर सेल लगती है प्राइस कम हो तो लोग एकदम डिमांड बढ़ा देते हैं, है ना। तो होता क्या है, एक नॉर्मल गुड के केस में और गिफन गुड के केस में चीज़ें अलग होती हैं। तो गिफन गुड वो सस्ते वाले गुड्स हैं जिनका अगर प्राइस कम होगा तो आप लोगे ही नहीं, प्राइस ज़्यादा होगा तो शायद लोग उसको ले लें नॉर्मल कंसिडर करके। तो देखो क्या लिखा हुआ है, देयर डिमांड राइजेज विद इंक्रीज इन प्राइस वेयर एज देयर डिमांड फॉल्स विद डिक्रीज इन प्राइस। दूसरा आता है बच्चों स्टेटस सिंबल गुड्स। अब स्टेटस सिंबल गुड्स कौन से होते हैं, जो लोग अपना स्टेटस समझते हैं, जैसे लग्जरी कार्स हो गई, बड़े बड़ी प्रॉपर्टीज़ हो गई, बड़े बड़े सेल फोन्स हो गए, इन लोग इनको क्या समझते हैं, अपना स्टेटस सिंबल समझते हैं। तो इनका जितना प्राइस ज़्यादा होता है ना, ये लोग इनकी डिमांड इतनी ही ज़्यादा करते हैं। प्राइस ज़्यादा होने की वजह से डिमांड कम होनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो उल्टा चल रहा है, ये महंगे हैं तब भी डिमांड ज़्यादा है। तो स्टेटस सिंबल गुड्स भी एक एक्सेप्शन में आ जाता है लॉ ऑफ डिमांड के, कि यहाँ पे प्राइस ज़्यादा है बट स्टिल डिमांड कम नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि लोग उसको अपना स्टेटस सिंबल समझ रहे हैं। दीज आर सर्टेन प्रेस्टीज गुड्स which are used as status symbols, for example diamond, gold, antique articles। तो basically ये जो goods हैं ये rich persons ही demand करते हैं, demanded by rich persons for their prestige and distinction। higher the price higher will be the demand। law of demand से बाहर हो गया। तीसरा fear of shortage। अगर आपको ऐसा लग जाता है कि कोई चीज़ शॉर्ट होने वाली है, जैसा कोविड के टाइम पे हुआ था ना, ब्रेड भी महंगे हो गए थे, मेडिसिन बहुत सारी महंगी हो गई थी। वो क्यों? क्योंकि लोगों को ऐसा लगा था कि यार ये शॉर्ट हो सकती हैं। तो अगर शॉर्टेज का डर था तो लोगों ने महंगे में भी लेना कंटिन्यू रखा। प्राइस बढ़ रहा है तब भी लोग ले रहे हैं, प्राइस बढ़ रहा है, डिमांड तो कम होनी चाहिए थी लेकिन डिमांड कम नहीं हुई, वो चलती रही। तो फियर ऑफ शॉर्टेज इज ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न जहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं करता। तो लॉ ऑफ डिमांड कहाँ अप्लाई नहीं कर रहा? गिफन गुड्स में, स्टेटस सिंबल गुड्स में, फियर ऑफ शॉर्टेज में। ठीक है। चौथा क्या आता है हमारे पास? फैशन रिलेटेड गुड्स। अब देखो जितने भी फैशन वाली चीज़ें होती हैं महंगी होंगी लेकिन कम नहीं बिकेंगी, खूब बिकेंगी। क्यों? क्योंकि फैशन है। कोई भी चीज़ फैशन में आ जाएगी, कोई पर्टिकुलर ड्रेस, कोई पर्टिकुलर फुटवेयर, कोई पर्टिकुलर टॉय, कोई भी ऐसी चीज़ अगर जैसे ही वो फैशन में आएगी महंगी होगी लेकिन और डिमांड बढ़ेगी। सस्ती नहीं होगी, महंगी होती चली जाएगी, बट लोग तब भी खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि फैशन है। तो क्या लिखा है? गुड्स रिलेटेड टू फैशन डू नॉट फॉलो लॉ ऑफ डिमांड एंड देयर डिमांड इंक्रीजेज इवन व्हेन देयर इज अ राइज इन प्राइस। प्राइस बढ़ रहा होगा तब भी लोग डिमांड कर रहे होंगे। क्यों? क्योंकि वो तो फैशन से रिलेटेड चीज़ है, राइट। नेक्स्ट क्या आता है बच्चों? नेसेसिटीज़। नेसेसिटीज़ पे भी लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं करता। अगर कोई चीज़ मेरी नेसेसिटी है, भाई वीट है, राइस है, कोई मेडिसिन है, कोई कैंसर की नेसेसिटी है, या किसी भी बीमारी की कोई भी मेडिसिन हो सकती है, दैट इज़ अ नेसेसिटी। कोई भी ऐसी नेसेसिटी, अब अगर ये महंगी भी होगी नहीं छोड़ सकते ना यार, क्योंकि उसके बिना काम नहीं चलेगा, दैट इज़ अ नेसेसिटी। तो अगर वो प्राइस बढ़ भी रहा है, लॉ ऑफ डिमांड तो बोलता है डिमांड कम होनी चाहिए, नहीं होगी, है ना। अब मेडिसिन मेरी नेसेसिटी है, सस्ती हो जाएगी तो क्या मैं डबल खाने लगूंगा? नहीं। तो डिमांड इनकी कांस्टेंट है, राइट। तो इन पे भी लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता। नेसेसिटीज आर एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड ड्यू टू देयर कांस्टेंट यूज। नेक्स्ट आता है चेंज इन वेदर। कभी भी बच्चों वेदर चेंज होगा, चीज़ें महंगी होंगी बट तब भी बिकेंगी। अब बारिश में आप अम्ब्रेलाज ले लो, रेनकोट्स ले लो, महंगे हो जाते हैं बट खूब बिकते हैं। सर क्यों बिकते हैं? क्योंकि उनकी इस टाइम पे ज़रूरत है, राइट। तो चेंज इन वेदर जब होता है तो जो भी वेदर वाली चीज़ें होती हैं, सीज़न वाली चीज़ें होती हैं, जैसे अब सर्दी आएगी तो सर्दी में कोट वोट महंगे हो जाएंगे, आजकल सस्ते हैं तब महंगे हो जाएंगे बट तब भी बिकेंगे, इवन ज़्यादा बिकेंगे, महंगे में और ज़्यादा बिकेंगे। तो ये चीज़ें चेंज इन वेदर की वजह से लॉ ऑफ डिमांड से बाहर है। विद वेदर चेंजेस डिमांड फॉर सर्टेन कमोडिटी ऑल्सो चेंजेस इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनी चेंज इन देयर प्राइस। एक लास्ट पॉइंट आता है बच्चों इग्नोरेंस। इग्नोरेंस का मतलब कई बार इंसान महंगी चीज़ की भी डिमांड कर लेता है इग्नोरेंट होने की वजह से। जैसे आप कहीं बाहर जाओ
अब आपको ऑटो टैक्सी का फेयर पता नहीं होता कि भैया एक जगह से दूसरी जगह कितना पैसा लगेगा। आजकल तो ऊबर, ओला, बहुत सारे ऑनलाइन ऐप्स आ गए, उससे भी लोग देख लेते हैं। बट पहले क्या होता था कि आपका जो ऑटो टैक्सी ड्राइवर्स हैं, कई बार कुछ तो सही प्राइस मांगते हैं, कुछ अनइवन प्राइस मांगते थे। अब मैं तो इग्नोरेंट टू बीइंग कंज्यूमर, मैं तो पहली बार गया हूँ वहाँ पे, तो उस जगह के अगर 20 रुपये लगने थे, उसने 100 मांग लिए, प्राइस ज़्यादा था तो डिमांड कम होनी चाहिए, बट मैं दे दूंगा। क्यों दे दूंगा? सिंस आई एम इग्नोरेंट, मुझे एक्चुअल प्राइस पता ही नहीं है। तो इफ़ यू आर इग्नोरेंट ऑफ द एक्चुअल प्राइस, तब भी लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता समटाइम्स, क्योंकि आप ज़्यादा प्राइस में भी वो चीज़ ले लेते हो, सिंस आपको उसका एक्चुअल प्राइस पता ही नहीं होता। तो इफ़ यू आर इग्नोरेंट तो भी शायद लॉ ऑफ डिमांड काम ना करे। कस्टमर में बाय मोर ऑफ अ कमोडिटी एट अ हायर प्राइस व्हेन दे आर इग्नोर्ड ऑफ द प्रीवेलिंग प्राइसेस ऑफ द कमोडिटी इन द मार्केट। तो ये होते हैं बच्चों हमारे पास एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस के बाद हमारे पास कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं बचती हैं। इंडिविजुअल डिमांड, मार्केट डिमांड का एक डिफरेंस लिखा हुआ है, आप इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे, इसको आप खुद से पढ़ के चलोगे ताकि आपके एग्जाम में आए तो आप लिख पाओ, मीनिंग लिखना है। फिर इंडिविजुअल डिमांड जो है वो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल इंडिविजुअल डिमांड कर्व से दिखता है, वो मार्केट डिमांड कर्व मार्केट डिमांड शेड्यूल से दिखता है। ये एक कंपोनेंट है मार्केट डिमांड का, और वो एग्रीगेशन है, यानी सम है इंडिविजुअल डिमांड का। ये नैरो है, वो ब्रॉड है ना। तो ये सारे बेसिकली डिफरेंसेस हैं जो इसमें आते हैं। और एक टॉपिक बचता है अब आपका मूवमेंट एंड शिफ्ट। अब मेरे साथ साथ हेडिंग डाल लो, हम सीखने क्या वाले हैं। देखो हम सीखने वाले हैं चेंज इन डिमांड। जो डिमांड में चेंज आएगा ना बच्चों, वो दो तरीके से आ सकता है। या तो चेंज इन डिमांड आता है ड्यू टू चेंज इन प्राइस, प्राइस में चेंज आने की वजह से, या फिर चेंज इन डिमांड आता है ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स। ठीक है, यानी जो डिमांड में चेंज आ रहा है या तो वो प्राइस की वजह से आएगा, या फिर वो आएगा अदर फैक्टर्स, जैसे इनकम, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, है ना, सीजन एंड वेदर। आपने बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स पढ़े हैं। तो जो चेंज इन डिमांड आएगा ड्यू टू चेंज इन प्राइस, उसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। इसका मतलब बच्चे याद रखना, कभी भी अगर चेंज आ रहा है प्राइस की वजह से, whenever there is a change in demand due to change in price, it will be termed as change in quantity demand। उसको change in demand मत बोलना, ठीक है। और जब भी अदर फैक्टर की वजह से चेंज आ रहा होगा, इनकम की वजह से, टेस्ट की वजह से, सीजन की वजह से, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस की वजह से, तो उसको क्या बोलना? चेंज इन डिमांड। इसको बोलना बेटा जी चेंज इन डिमांड, इसको बोलना चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है। अब देखो इसके कितने पार्ट्स होते हैं ग्राफिकली। अगर मैं बात करूं ग्राफिकली, अब मैं बात कर रहा हूं ग्राफिकली, जब हम ग्राफ बनाएंगे तो इसके दो पार्ट्स बनेंगे, ठीक है। और इसको हम बोलते क्या हैं? इसको हम बोलते हैं ग्राफिकली मूवमेंट, मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, ठीक है। और इसको हम ग्राफिकली क्या बोलते हैं? इसको हम ग्राफिकली बोलते हैं शिफ्ट इन डिमांड कर्व। इसका मतलब ये है बच्चों, जब भी प्राइस की वजह से डिमांड चेंज होगी ना, और आप उसका कर्व बनाओगे, तो सेम डिमांड कर्व पे पॉइंट्स मूव करेंगे, या तो ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर। लेकिन जब डिमांड चेंज होगी ड्यू टू अदर फैक्टर्स, तो पॉइंट्स मूव नहीं करेंगे, पूरा कर्व ही शिफ्ट हो जाएगा, या राइटवर्ड या लेफ्टवर्ड, ठीक है। तो देखो सबसे पहले मूवमेंट सीखते हैं। ये चार्ट तुम्हें पूरा टॉपिक समझा देगा, इसलिए अच्छे से बना लेना। सबसे पहला जो मूवमेंट होता है उसको हम बोलते हैं एक्सपेंशन। सर एक्सपेंशन कब होता है? देखो एक्सपेंशन का मतलब बढ़ना, कोई भी चीज़ एक्सपेंड होना। तो प्राइस जब भी कम होगा, क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगा, इसी को एक्सपेंशन बोलते हैं, सही है। और एक होता है कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब कम होना। तो प्राइस जब भी बढ़ेगा, क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगा, इसको हम कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं, ओके। अब सर इसको कर्व पे कैसे दिखाते हैं? देखो बच्चों, अगर तुम्हारे एग्जाम में डिफाइन करने के लिए आया कि व्हाट इज एक्सपेंशन, तो बोलना एक्सपेंशन इज अ सिचुएशन
व्हेन देयर इज अ इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू फॉल इन प्राइस। सीधी डेफिनेशन है, लिख दोगे। और अगर आया व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म कॉन्ट्रैक्शन, तो बोलोगे कॉन्ट्रैक्शन इज अ सिचुएशन व्हेन देयर इज अ डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू राइज इन प्राइस। डेफिनेशन मैंने पूरी बता दी, लिख लेना अपने नोट्स में, ठीक है। अब जब हम कर्व बनाएंगे तो एक टेबल बनाते हैं पहले। देखो प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड, प्राइस को हमें कम करना है तो 200 से 100 कर देते हैं, और क्वांटिटी डिमांडेड हम लेट सपोज 100 से 200 कर देते हैं। ऑब्वियसली प्राइस कम होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगी, लॉ ऑफ डिमांड यही बोलता था। तो अब अगर आपको इसका कर्व बनाना है तो सर कर्व कैसा देखने को मिलेगा? एज ऑलवेज इधर प्राइस लेंगे हम 100, 200, ये आपका प्राइस है, और एक्स एक्सेस पे हम हमेशा की तरह क्वांटिटी डिमांडेड लेंगे, क्वांटिटी डिमांडेड 100, 200, ओके। अब देखो प्राइस जब 200 था तो क्वांटिटी 100 थी, प्राइस जब 200 था तो क्वांटिटी 100 थी, ये आ गया मेरे पास पॉइंट ए, ठीक है। अब प्राइस जब गिर के 100 हुआ, प्राइस कम हो गया 100 हो गया, तो क्वांटिटी बढ़ के 200 हो गई, ये आ गया पॉइंट बी, क्वांटिटी बढ़ के 200 हो गई। अब जब मैं इसको प्लॉट करूंगा इस तरीके से, तो देखो ए की कर्व पे हम ए से बी की तरफ जा रहे हैं, ए से बी की तरफ जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं बच्चों? तो इसको हम लोग एक्सपेंशन बोलते हैं कि डिमांड बढ़ रही है। देखो प्राइस की वजह से जब भी चेंज आया तो पॉइंट्स मूव करें, मैंने बोला था ना सेम कर्व पे पॉइंट्स मूव करेंगे। कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है? इसका उल्टा, प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड कम होगी, यही ले लो, प्राइस 100 से 200 कर दो, क्वांटिटी डिमांडेड 200 से 100 कर लो। आ जाओ अब इसको बना के देखते हैं। एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, ओरिजिन, 100, 200 का प्राइस और 100, 200 का ही क्वांटिटी डिमांडेड। देखो मैं प्राइस ले रहा हूँ ना, इसीलिए मैं क्वांटिटी डिमांडेड बोल रहा हूँ बच्चों, अदर फैक्टर बोलूँगा तो मैं डिमांड बोलूँगा, ठीक है। आओ, प्राइस 100 था तो क्वांटिटी डिमांडेड 200 थी, ये आ गया हमारा पॉइंट ए, ओके। प्राइस 200 हो गया तो क्वांटिटी डिमांडेड 100 हो गई, ये आ गया आपका पॉइंट बी। अब अल्टीमेटली इस बार भी कर्व तो सेम ही है, दोबारा बनाते हैं, थोड़ा बढ़िया नहीं बना। जब 100 था तो ये था 200, दिस इज पॉइंट ए, और जब 200 हुआ तो ये आया 100, दिस इज पॉइंट बी। कर्व आपका यही है, लेकिन इस बार ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है ना। ऊपर की तरफ जाने का मतलब होता है कि 200 से 100 हो रहा है, देखो कम हो रहा है, इधर नीचे की तरफ आ रहा था यानी 100 से 200 हो रहा है, तो ये व्हाट इज दिस? दिस इज कॉन्ट्रैक्शन, इसको हम कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। क्वांटिटी डिमांडेड का कम होना, क्योंकि प्राइस बढ़ा है तो क्वांटिटी डिमांडेड आपकी कम हो रही है। देख रहे हो, जब भी प्राइस की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आएगा तो वहां पे आपको मूवमेंट ही देखने को मिलेगा, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ। एक को एक्सपेंशन बोलना बेटा जी, एक को कॉन्ट्रैक्शन बोलना। अब देखते हैं अदर फैक्टर की वजह से होगा तो मूवमेंट होगा या शिफ्ट होगा। आओ जल्दी से आ जाओ इधर, आओ चेक करें। अब देखो यहाँ क्या बोलना है, चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स, यानी प्राइस चेंज नहीं होगा, है ना। तो अगर वहां पे आ जाए व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म चेंज इन डिमांड, तो हम बोलेंगे व्हेन डिमांड चेंजेस ड्यू टू चेंज इन एनी फैक्टर अदर देन प्राइस, राइट, सही है। ग्राफिकली इट विल बी टर्म्ड एज शिफ्ट इन डिमांड कर्व। अब देखो प्राइस बच्चे पहले भी 100 अब भी 100, ठीक है। पहले इससे पहले मैं आपको ना इसका मतलब लिखवा दूं, जैसे मैंने इधर लिखवाया। इसमें क्या देखने को मिलता है, इसमें हम बोलते हैं इंक्रीज और डिक्रीज। सर इंक्रीज किसको बोलते हैं? राइटवर्ड शिफ्ट को इंक्रीज बोलते हैं, राइटवर्ड शिफ्ट को, और डिक्रीज बोलते हैं लेफ्टवर्ड शिफ्ट को। देखो बहुत शानदार कॉन्सेप्ट्स हैं ये, है ना बेटा। आओ सर इंक्रीज कब होगा? जब प्राइस तो कांस्टेंट है, प्राइस पहले भी 100 था अब भी 100 है, बट आपकी जो डिमांड है वो 100 से 200 हो गई। देखो डिमांड चेंज हो रही है, प्राइस सेम है। सर ये डिमांड किस वजह से चेंज हो रही है? एनी अदर फैक्टर, हो सकता है इनकम बढ़ गई हो सकता है ये चीज़ सीजन में आ गई हो सकता है चीज़ फैशन में आ गई हो, तो डिमांड बढ़ गई, है ना। अब देखो इसका कर्व कैसे बनता है, इधर प्राइस आता है एज ऑलवेज, इधर डिमांड, एक्स ओरिजिन वाई। देखो बच्चों पहले प्राइस की वजह से हो रहा था तो मैं क्वांटिटी डिमांडेड बोल रहा था,
अभी भी प्राइस के साथ ले रहा हूं तो मैं लूंगा तो क्वांटिटी डिमांडेड ही, बट जो चेंज है उसको हम डिमांड ही बोलेंगे, ठीक है। 100, 200, 100, 200, प्राइस 100 है तो डिमांड 100 है, पहले ये था। प्राइस अभी भी 100 है लेकिन डिमांड बढ़ के 200 हो गई है ये। अब देखो डिमांड कर्व ऐसा तो नहीं है बनेगा, डिमांड कर्व तो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। तो पहले आपका डिमांड कर्व ये था, अब आप डिमांड कर्व ऐसा दिखा के आओगे बच्चों, और हम बोलेंगे कि ये राइटवर्ड शिफ्ट हो गया। इसको हम क्या बोलते हैं, राइटवर्ड शिफ्ट और इंक्रीज। इसको हम बोलते हैं राइटवर्ड शिफ्ट और इंक्रीज, ठीक है। लेफ्टवर्ड शिफ्ट क्या है सर, व्हाट इज लेफ्टवर्ड शिफ्ट? नाउ व्हाट इज लेफ्टवर्ड शिफ्ट? प्राइस 100 अब भी 100, डिमांड 200 से 100 कम होना। Whenever there is a fall in demand due to any factor other than the price, उसको हम क्या बोलेंगे, डिक्रीज इन डिमांड और लेफ्टवर्ड शिफ्ट। देखो अब इस बार लेफ्ट में आती दिखेगी आपको कर्व पूरा का पूरा। देखो यहाँ पे पॉइंट्स नहीं मूव कर रहे, पूरा का पूरा कर्व ही शिफ्ट हो रहा है ना। अगर पहले ये ए बी था तो अब ए डैश बी डैश है, राइट। प्राइस 100, 200, 100, 200, प्राइस 100 था तो डिमांड 200 थी। प्राइस अभी भी 100 है लेकिन डिमांड 100 हो गई है। तो पहले जो कर्व था वो ये था, अब पूरा का पूरा कर्व इधर आ गया है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, लेफ्टवर्ड शिफ्ट और डिक्रीज। क्या ये बात याद रहेगी बच्चों? इसको बोलते हैं लेफ्टवर्ड शिफ्ट और डिक्रीज। तो दिस इज हाउ आपका ये पूरा कॉन्सेप्ट, इसको एक जगह कर देता हूँ अगर आप स्क्रीनशॉट ले पाओ या देख पाओ। देखो इस तरीके से ये पूरा कॉन्सेप्ट चलता है। जब भी डिमांड में चेंज आएगा, स्क्रीनशॉट ले लो, तो दो कारण की वजह से आ सकता है, ईदर इट विल बी ड्यू टू चेंज इन प्राइस और इट विल बी ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स। इफ इट इज ड्यू टू चेंज इन प्राइस देन वी विल कॉल इट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। तो अगर डेफिनेशन आ गया तो बोल देना whenever there is a change in quantity demanded due to change in price, उसको हम बोलेंगे change in quantity demanded। और अगर आ गया whenever we have a change in demand due to change in any factor other than the price, उसको हम बोलेंगे change in demand। Now whenever we post it graphically, या हम जब भी curve बनाएंगे तो there will be two-way movement whenever we plot it, so there will be two-way movement, either downward movement or upward movement। downward movement कब होता है, when quantity demanded rises because of fall in prices, उसको expansion बोलते हैं। और contraction कब होता है, whenever quantity demanded fall due to rise in prices, उसको हम contraction बोलते हैं, ठीक है, perfect। और shift में क्या होगा, whenever there is a increase or decrease in demand due to any factor other than the price, वहाँ पे हमें shift देखने को मिलेगा। shift में पूरा का पूरा कर्व इधर राइटवर्ड जाएगा और लेफ्टवर्ड जाएगा। परफेक्ट है बेटा जी, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक एक बार आपको रीडिंग लगा लेना है। और लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज़ एंड गर्ल्स, इसी के साथ आपका डिमांड के सारे कॉन्सेप्ट समाप्त हो जाते हैं। अगर आप संदीप गर्ग फॉलो करते हैं, जो कि मैं रेकमेंड करता हूँ, संदीप गर्ग या टी.आर. जैन, कोई भी बुक आप फॉलो करते हैं, उसके बैक में आपको इस कॉन्सेप्ट पे बहुत सारे डिफरेंसेस मिलेंगे। डिफरेंस बिटवीन मूवमेंट शिफ्ट, डिफरेंस बिटवीन चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, चेंज इन डिमांड, डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंशन एंड इंक्रीज, डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्शन एंड डिक्रीज। इस तरीके के डिफरेंसेस आप एक बार रीड ज़रूर करना आज, क्योंकि एग्जाम में वो डिफरेंसेस पक्का पूछे जाएंगे। मेरे से लिखवा लो, सावधान इंडिया लिख लेना उन डिफरेंसेस को, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लेना, और तुम्हारे पेपर में आ रहे होंगे तो मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, बहुत अच्छे से तैयार कर लेना, तुम्हारे पेपर में डिफरेंस पक्का आएंगे। कोई प्रॉब्लम आती है तो डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, मैं उसको सॉल्व करके ही रहूँगा। थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग इन। वीडियो को लाइक ज़रूर करना यार। चैप्टर समाप्त है, बहुत बहुत धन्यवाद।